हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक दिल्ली सल्तनत के पहले का पीरियड, जिसको मैंने अपने 3 डिविजन्स अर्ली मिडीवियल दिल्ली सल्तनत और मुगल के में से एक में पढ़ाया, जो कि अर्ली मिडीवियल एज था। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे डिविजन्स में उसका टाइम पीरियड 700 एडी से लेके 1200 एडी तक रहेगा। तो आज जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली हम लोग 1200 एडी के आगे से 1526 एडी तक पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सल्तनत पीरियड भी बोलेंगे। तो अब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने के टाइम पे, जैसे कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मिडिवल हिस्ट्री में आपको बैकग्राउंड बताया था, तो वैसे ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई तो कैसे हुई, और अगर इससे पहले कुछ हुआ, मतलब 1206 से पहले कुछ हुआ नॉर्थ इंडिया के डेवलपमेंट में, तो वो क्या हुआ और क्या चीज़। तो बैकग्राउंड में हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ने की ज़रूरत है वो है फॉरेन इन्वेजन। कि कौन कौन सी विदेशी ताकतें या फिर कौन कौन से विदेशी लोग हमारे भारत को इन्वेड करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहली फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन की अगर हम लोग बात करें कि पहला भारत पे जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो कौन किसने किया और कब किया। तो पहला भारत पे मुस्लिम इन्वेजन किया मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया? 712 एडी में किया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया और 712 एडी में किया। बेसिकली इस ये कहाँ से आया था? ये अरब से आया था, तो इसको हम लोग अरब इन्वेडर कह सकते हैं। ठीक है, ये अरब से आया था और इसने जो अटैक किया, इसने सिंध पे अटैक किया। इसने कहाँ अटैक किया? इसने सिंध पे अटैक किया। और उस टाइम पे सिंध का रूलर कौन था? उस टाइम पे सिंध का रूलर थे राजा दाहिर। राजा दाहिर एक हिंदू रूलर थे जो उस टाइम पे सिंध पे रूल कर रहे थे, और ये बेसिकली एक ब्राह्मण थे। ठीक है, और अरब इन्वेडर तो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन ये उमयाद किंगडम से बिलोंग करता था। उमयाद किंगडम से बिलोंग करता था और इसने सिंध पे अटैक किया, सिंध को जीता और यहाँ पे जजिया लगवाया। जजिया क्या है, इसके बारे में डीप में तो अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे भी जानेंगे, क्योंकि जो मुगल रूलर्स हुए उन्होंने भी जजिया लगाया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जजिया की एक नॉर्मल डेफिनेशन जान लेते हैं कि जजिया जो था वो एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने मुस्लिम इन्वेजन में क्या पढ़ा? तो मुस्लिम इन्वेजन में हम लोगों ने पढ़ा, फॉरेन इन्वेजन में क्या पढ़ा बेसिकली? फॉरेन इन्वेजन में हम लोगों ने सबसे पहले पहला मुस्लिम इन्वेजन देखा। पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 एडी में पहला मुस्लिम इन्वेजन किया। इसने कहाँ पे इन्वेजन किया? इसने सिंध में इन्वेजन किया। वहां का रूलर कौन थे? राजा दाहिर थे। ये चीजें आप लोगों को जानने की जरूरत है, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बस इतना याद रख लेने की जरूरत है कि ये उमयाद किंगडम से बिलोंग करता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग पहले टर्क इन्वेडर की बात करें, जिस जो कि टर्की से बेसिकली जो इन्वेजन इंडिया पे हुए, वो आपके नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हुए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ से हुए। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जो मुस्लिम रूलर्स, टर्क रूलर्स, अरब इन्वेडर्स, ये सारे के सारे उधर से ही आए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्क इन्वेडर कौन था? फर्स्ट टर्क इन्वेजन जो हुआ वो महमूद गजनवी ने किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी ने
1998 एडी में 1998 एडी से लेके 1030 एडी तक राज किया, और इसके बीच में बहुत सारे इन्वेजन्स भी इंडिया पे परफॉर्म किए। और टर्क इन्वेडर, टर्की की बात नहीं हो रही है, बेसिकली टर्क इन्वेडर में हम लोग तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो टर्क कुछ टर्की से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गजनवी ने टोटल 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया। कौन, कब से कब तक? तो 1 एडी से लेके 1 एडी से लेके 1025 एडी तक इसने इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स प्लान किए। बेसिकली पहला इसने जो किया वो 1000 एडी होगा, सॉरी मैंने 1 एडी लिख दिया। 1000 एडी से लेके 1025 एडी तक इसने अटैक्स परफॉर्म किए, जिसमें से 1025 एडी में इसने सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल जो कि एक शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल है, इसको इसने लूटा 1025 में। बेसिकली महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करें तो महमूद गजनवी का मेन जो रीजन था इंडिया में आना, वो अपनी पावर स्टेब्लिश करना नहीं था। इसका मेन रीजन था लूट करना और अपनी वेल्थ बढ़ाना, क्योंकि इसको पता लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स अटैक किया, 1000 एडी से 1025 एडी तक लगातार अटैक किया, और इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए लूटा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ बुक्स की बात करें जो कि हम लोगों को जान लेने ज़रूरी है, तो एक बुक है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। उसके साथ साथ तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद, ये जो तहकीक हिंद किताब है, ये आपकी अल बरूनी ने लिखी, अल बरूनी ने लिखी। ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए कि शाहनामा फिरदौसी ने लिखी और तहकीक हिंद अल बरूनी ने लिखी। ये चीज़ याद कर लेने का मेन रीज़न ये भी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पहले पूछे गए। ठीक है, पहला टर्क इन्वेजन पढ़ने के बाद अब अगर हम लोग सेकेंड टर्क इन्वेजन को देखें, सेकेंड टर्क इन्वेजन को देखें जिसने हमारी दिल्ली सल्तनत की स्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो सेकेंड टर्क इन्वेजन किया मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी का जो बेसिक टाइम पीरियड था वो 1175 एडी से लेके 1206 एडी तक ही था। ठीक है, 1206 एडी तक ही था। तो जो पहला अटैक 1175 एडी में इसने किया वो मुल्तान पे किया, और इसकी हार हुई, डिफीट हुई, इसकी डिफीटेड। किसकी हार हुई? मोहम्मद गौरी की हार हुई। ठीक है, फिर 1178 एडी में जब ये फिर से अटैक करता है तो गुजरात पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? गुजरात पे अटैक करता है, और ये इसकी फिर से डिफीट हुई, डिफीटेड बाय भीमा टू। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इसने अटैक किया और ये हार रहा है, अभी ये हार रहा है। और इसी टाइम पे एक क्वीन हुई नायिका देवी, या फिर इनको नाइकी देवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी गौरी को हराया, गौरी को डिफीट किया। ठीक है, इन्होंने भी गौरी को डिफीट किया 1178 एडी में ही। तो एक तरफ हम लोगों ने देखा कि एक है मोहम्मद महमूद गजनवी जो कि 17 बार इंडिया को लूट के गया, 1000 एडी से 1025 एडी के बीच में 17 टाइम्स उसने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया को लूटा।
वहीं दूसरा टर्क इन्वेजन आता है मोहम्मद गौरी, जो कि 1175 में फर्स्ट अटैक करता है तो मुल्तान से डिफीट पाता है। फिर 1178 में सेकेंड अटैक में गुजरात के भीमा टूज को हराते हैं और उसके साथ साथ माइकी देवी भी उन्हें हराती हैं। उसके बाद हमें 1191 में देखने को मिलता है फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन किसके किसके बीच में हुआ? बेसिकली ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। आप लोग मुझको ये कमेंट में बताइएगा कि चौहान को मैंने किससे रिलेट करके आप लोगों को इससे पहले बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में, जो कि 1191 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। वहीं इसी के नेक्स्ट ईयर 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तारेन होता है। सेकेंड बैटल ऑफ तारेन होता है। जब हम लोग सेकेंड बैटल ऑफ तारेन की बात करते हैं तो ये भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वी राज चौहान के बीच में होता है। लेकिन इसमें जो रिजल्ट 1191 के पहले बैटल ऑफ तारेन में आया, उसका उल्टा रिजल्ट आता है। मतलब मोहम्मद गौरी जो था वो जीत जाता है। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि मोहम्मद गौरी के जीतने की बात सब ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हारे, लेकिन इस बैटल में महाराज जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान की वाइफ संयोगिता के फादर थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी, जिसकी वजह से वो पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में 1192 में हरा पाया। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो इन्हीं के कोर्ट पोएट चंद्र बरदाई ने लिखी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? इन्हीं के कोर्ट पोएट चंद्र बरदाई ने लिखी। ठीक है, इसके बाद फिर 1194 में एक दूसरा बैटल होता है जिसको हम लोग बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं। बैटल ऑफ चंदावर। तो अब जैसे हम लोगों को आज की डेट में अगर देखें तो बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि कर्मा कम्स बैक और कर्मा रिवेंज टेक्स रिवेंज बैक। तो वैसे ही 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध चल रहा था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ जयचंद ने मोहम्मद गौरी की हेल्प करके पृथ्वीराज चौहान को हराया। वैसे ही 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ जो रूलर थे वो थे जयचंद। इस बैटल में क्या हुआ? इस बैटल में मोहम्मद गौरी फिर से जीत गया। मतलब पहले इनके सन इन लॉ को हराया इनकी मदद से, उसके बाद उसने 2 साल बाद इनको भी हरा दिया। इसके साथ साथ एक चीज हम लोगों को याद रख लेने की जरूरत है हल्की सी। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए कि चंगेज खान जो था, खान चंगेज खान ने फ्रांसोजियाना फ्रांसोजियाना या फिर नॉर्थ ईस्ट ईरान को 1213 एडी में इन्वेट किया था। ठीक है, चंगेज खान कहाँ का था ये आप मुझको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसी से अब हम लोगों को पता लगा कि 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर के बाद आगे के डेवलपमेंट्स अगर हम लोग देखें तो आज से हम लोग इतना बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो हमारी डायनेस्टीज हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत के
पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हुई, उन चीज़ों को देखेंगे। तो 1206 एडी 1206 एडी में एक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करती है, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इस डायनेस्टी को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इलबारी डायनेस्टी। इलबारी डायनेस्टी। उसके साथ साथ हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, जो कि है मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी। ठीक है। तो इस डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, तो ये 1206 से लेके कहाँ तक चली? ये 1290 एडी तक चली। 1290 एडी तक चली। बेसिकली इस डायनेस्टी के फाउंडर इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इस डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने 1206 एडी से 1210 एडी तक रूल किया। अब अगर हम लोगों ने देखा कि इस डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है, अगर इस डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं तो उसका कोई रीज़न होगा। तो अगर हम लोग रीज़न की बात करें, तो जो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इनको बेसिकली ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ये जो थे, ये हमारे लास्ट टर्क इन्वेडर कौन? मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी के एक स्लेव थे, जिन जिनको मोहम्मद गौरी भी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि महमूद ऑफ गजनवी जो था, वो भी आया, लूटा और चला गया, वैसे ही मोहम्मद गौरी जो था वो भी आया। ठीक है, मोहम्मद गौरी का रूल करने का यहाँ पे भी मकसद नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना एक स्लेव जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको भारत पे रूल करने के लिए छोड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल अपनी कैपिटल कहाँ पे बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर में बनवाई। ये कहाँ पे बनवाई? लाहौर में बनवाई। और इसने टाइटल लिया, इसका टाइटल लिया, इसने टाइटल लिया लक्स बख्श का। लक्स बख्श का इसने टाइटल लिया। और इसने डिफरेंट मॉस्क्यूज भी बनवाए हमारे इस डायनेस्टी के टाइम पे। तो इसने कौन सा मॉस्क्यू बनवाया? इसने मॉस्क्यूज बनवाए। कौन कौन से मॉस्क्यू बनवाए? कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू इसने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? इसने बेसिकली ये मॉस्क्यू दिल्ली में बनवाया। ठीक है, इसने इसको दिल्ली में बनवाया। और ये बेसिकली कॉर्बेल्ड टेक्निक पे बना हुआ है। कॉर्बेल्ड टेक्निक पे बना हुआ है। कॉर्बेल्ड टेक्निक पे ये मॉस्क्यू बना हुआ है, मतलब एक डिफरेंट तरीके की टेक्निक को इंडिया में इंट्रोड्यूस भी किया स्लेव डायनेस्टी के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। और उसके साथ साथ इसने 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। और ये कहाँ पे बनवाया? ये बेसिकली इसने अजमेर में बनवाया। तो ये दो मॉस्क्यूज थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी सेंट कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बख्तियार काकी इनकी प्रेज में इनकी प्रेज में क्या बनवाई? कुतुब मीनार भी बनवाई। कुतुब मीनार बनवाई। बेसिकली इसको स्टार्ट इन्होंने करवाया, 2 फ्लोर्स इन्होंने बनवाए। बाकी के आगे जो इनके सन इन लॉ हुए इल्तुतमिश, जिनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन्होंने ये चीज़ करवाई। ठीक है। तो और इसको बेसिकली क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री। कुतुब मीनार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार को टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। उसके साथ साथ ये 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। ये 5 स्टोरी की
का टावर है और इसकी टोटल हाइट 73 मीटर है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लोग बुक्स की बात करें जो इनके टाइम पे लिखी गई या इनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो हैं ताज उल मसीर। ताजुल मसीर किसने लिखी है? ताजुल मसीर लिखी है हसन उन नज़ामी ने। ताजुल मसीर हसन उन नज़ामी ने लिखी। वहीं तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही जो है वो आपका फखरुद्दीन ने लिखी है, फखरुद्दीन ने लिखी है। तो ये दो बुकें आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि ताज उल मसीर लिखी है हसन उन नज़ामी ने, वहीं तारिक मुबारक शाही जो है वो फखरुद्दीन ने लिखी है। तो अब हम लोग यहाँ से 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस चीज़ को स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया, अब हम लोग 1210 पे पहुँच गए। तो 1210 के बाद क्या हुआ? 1210 के बाद 1211 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ शमशुद्दीन इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने राज्य को संभाला। ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में डेथ हो जाती है और 1211 से शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के थ्रोन में बैठते हैं और स्लेव डायनेस्टी के दूसरे राजा बनते हैं। ठीक है, इनकी भी कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल भी लाहौर थी। इनकी कैपिटल भी क्या थी? इनकी कैपिटल भी लाहौर थी और इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट भी कर लिया था। तो बेसिकली अगर रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत देखे जाएं तो वो हम लोग शमशुद्दीन इल्तुतमिश को मान सकते हैं, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी रियल फाउंडर मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग इसको इसलिए मानते हैं कि उन्होंने स्टार्ट की इस सल्तनत को, बेसिकली स्लेव डायनेस्टी को उन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। और रियल फाउंडर की बात करें तो वो हम लोग शमशुद्दीन इल्तुतमिश को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया था। ठीक है, लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया था। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि चंगेज खान का जो जब अटैक हुआ है, चंगेज खान का जब अटैक हुआ है तो उसको इन्होंने रजिस्ट किया। उसको इन्होंने क्या किया? उसको इन्होंने रजिस्ट किया। उसके साथ साथ ये लेके आए हैं इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम स्लेव डायनेस्टी में आया, ये चीज़ याद रखिएगा। और कौन लेके आया? शमशुद्दीन इल्तुतमिश लेके गए। ठीक है, इक्ता सिस्टम में बेसिकली क्या होता था? पीस ऑफ लैंड को डोनेट किया जाता था, पीस ऑफ लैंड को डोनेट किया जाता था। ठीक है, पीस ऑफ लैंड को डोनेट किया जाता था। इन्होंने अपने वजीर, इनके वजीर जो थे वो थे निज़ाम उल मुल्क। कौन थे इनके वजीर? इनके वजीर बेसिकली निज़ाम उल मुल्क थे। ठीक है, इल्तुतमिश के वजीर कौन थे? निज़ाम उल मुल्क थे। इन्होंने करेंसी भी इंट्रोड्यूस की। इन्होंने करेंसी इंट्रोड्यूस की, एक किया टांका और दूसरा किया जित्तल। ठीक है, टाका और जित्तल। अब टाका और जित्तल अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये किस किस चीज़ के बने हैं ये हम लोगों को जान लेने की ज़रूरत है। जो टाका है ये बेसिकली सिल्वर कॉइन्स हैं, वहीं जो जित्तल है वो आपके कॉपर कॉइन्स हैं। ठीक है, वो आपके कौन से कॉइन्स हैं? वो आपके कॉपर कॉइन्स हैं। उसके साथ साथ इन्होंने एक डिफरेंट असेंबली को बनाया जिसको इन्होंने चालीसा कहा। क्या कहा? जिसको इन्होंने चालीसा कहा। ठीक है, जो चालीसा था या फिर इसी को दूसरे नाम चहलगनी, इसको हम लोग दूसरे नाम किस नाम से? चहलगनी, चहलगनी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। ठीक है, ये 40 स्लेव्स का ग्रुप था और बेसिकली ये प्योरली टर्किश स्लेव्स थे। क्या थे ये? प्योरली टर्किश
स्लेव्स थे, ठीक है। और इनको तुर्काने चहलगनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था? तुर्काने चहलगनी के नाम से भी इनको जाना जाता था। चहल, ठीक है। तो अब हम लोग 1211 एडी में इल्तुतमिश को किंग का किंग बनाने के बाद अब हम लोग इनके पूरे टाइम पीरियड को देखते हुए 1236 एडी में आ गए हैं। तो 1236 एडी की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे इल्तुतमिश के कोई बहुत एबल्ड सन नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी डॉटर रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान को क्वीन बनाया। और ये जो रजिया सुल्तान है, ये बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर हुई जिन्होंने इंडिया पे राज किया, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर हुई जिन्होंने इंडिया पे राज किया। इन्होंने बेसिकली, इनके पास एक स्लेव था याकूट, उस पे ट्रस्ट किया, ठीक है। उस पे ट्रस्ट किया और इन्होंने अल्तुनिया, जो कि भटिंडा प्रोविंस का एक एक रूलर था उस टाइम पे, उससे इन्होंने बेसिकली फोर्स्ड मैरिज भी की। और इसके साथ साथ एक राइटर हुए, कौन? मिनहज अल सिराज। मिनहज अल सिराज, ये कौन थे? ये एक हिस्टोरियन थे। ये एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? इन्होंने किताब लिखी तबाकत ए नसीर। तबाकत ए नसीर, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी तबाकत ए नसीरी, ठीक है। तो हम लोगों को रजिया सुल्तान में इतना ही जानने की ज़रूरत है कि 1236 एडी में इन्होंने रूल करना चालू किया। ये पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने भारत पे रूल किया। उसके साथ साथ इन्हीं के टाइम पे मिनहज अल सिराज ने, जो कि एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने तबाकत ए हिंद किताब भी लिखी। इन्होंने अल्तुनिया के साथ शादी की बेसिकली। और उसके बाद फिर जो ये चालीसा या चहलगानी थे, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स थे, इन्होंने ही एक कंट्रोवर्सी करी और उसके बाद रजिया सुल्तान को मार डाला, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमारी जो रूलर हो वो कोई लेडी हो, ठीक है। तो 1236 एडी से उठ के अब हम लोग 1240 एडी पे आ गए हैं। 1240 एडी में रजिया सुल्तान का जो रूल था वो तो एंड हो गया, लेकिन 1240 एडी के बाद से 1266 एडी तक, इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के पास रूलर्स तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स हुए, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में कोई भी एबल्ड रूलर नहीं था। बेसिकली जो भी ये चालीसा ने चाहा वो उस टाइम पे किया, बेसिकली किसी को भी रूलर बना दिया, लेकिन मेन पावर जो थी वो चालीसा के पास रही। और फिर 1266 एडी में 1266 एडी में क्या हुआ? 1266 एडी में ग्यासुद्दीन बलबन ग्यासुद्दीन बलबन जो था वो रूलर बना। वो बना रूलर तो चालीसा की हेल्प से ही, ठीक है। लेकिन यही रूलर था, बलबन ही था, जिसने अबॉलिश किया। किसको एबॉलिश किया? जिसने एबॉलिश किया चालीसा को। बेसिकली बलबन ये देखता हुआ आ रहा था कि 1240 एडी से 1266 एडी तक चालीसा ने डिफरेंट डिफरेंट किंग्स को बनाया और उसके बाद उनको हटा दिया। तो वो ये नहीं चाहता था कि वो चालीसा की मदद से 1266 एडी में बैठा है गद्दी पे, तो वो हटना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसने चालीसा को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। इसने टाइटल भी इसने एक टाइटल लिया जिसको कहा गया जिल ए इलाही। जिले इलाही मतलब एक तरीके से ये अपने आप को भगवान बताने लगा था, ठीक है। अब इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी स्टेब्लिश किया। मिलिट्री डिपार्टमेंट भी स्टेब्लिश किया। तो अगर हम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट को देखें तो इसने दीवान ए अर्ज स्टेब्लिश किया। क्या स्टेब्लिश किया? दीवान ए अर्ज, ठीक है। इसने दीवाने अर्ज को भी स्टेब्लिश किया।
और इसने अपने आप को अफरासियाद 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 का क्या बताया, डिसेंडेंट बताया। इसने अपने आप को अफरासियाद का डिसेंडेंट बताया। इसने दो चीजें और तैयार चालू करी, जो कि था पैबोस और सजदा। ठीक है, पैबोस बेसिकली किंग, जिसको ये गॉड बताता था, जीले इलाही का टाइटल लेके अपने आप को गॉड बताने लगा था। तो पैबोस था फीट किसिंग, मतलब आओ और मेरे पैर चूमो आके, जो भी आए। ठीक है, और वहीं सजदा जो था, सजदा था झुक के सलाम, मतलब प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें इसने चालू कर दी। ठीक है, ये दोनों चीजें इसने चालू कर दी। इसके साथ साथ इसने एक पर्शियन एक पर्शियन फेस्टिवल भी इंडिया में चालू किया। पर्शियन फेस्टिवल को अगर देखें तो वो कौन सा पर्शियन फेस्टिवल है, वो है नवरोज। ठीक है, इसने नवरोज भी भारत के अंदर चालू किया। ये एक पर्शियन फेस्टिवल था। ठीक है, इसके बाद मतलब अगर देखा जाए तो लास्ट रूलर की बात करें अगर हम लोग, जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए, स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को अगर हम लोग देखें तो वो तो था काइकूबाद। ठीक है, काइकूबाद। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा बहुत अच्छे रूलर्स नहीं हुए बलबन के बाद में। ठीक है, बलबन का टाइम पीरियड खत्म होता है 1287 एडी में। वहीं जो हमारी स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है 1290 एडी में। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है 1290 एडी में। तो एक बहुत अच्छा टाइम है 3 साल का, जिसके बीच में डेवलपमेंट्स तो हुए, लेकिन इतने वीक रूलर थे कि स्लेव डायनेस्टी को 1290 एडी से आगे नहीं ले जा पाए। 1290 एडी के बाद क्या हुआ, ये तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं कि 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक क्या क्या हुआ। ठीक, 1206 एडी में क्या हुआ, 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी जो थी, स्लेव डायनेस्टी फाउंड हुई। स्लेव डायनेस्टी फाउंड किसने की, स्लेव डायनेस्टी फाउंड की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या काम किए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसिकली मॉस्क्यू बनवाए, कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली में बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी सेंट थे, उनकी प्रेज में उसने कुतुब मीनार को भी बनवाया। उसके बाद फिर 1211 आता है। 1211 में क्या हुआ, 1211 में बेसिकली इल्तुतमिश थ्रोन पे बैठा। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। इसने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। इसने एकता सिस्टम को स्टार्ट किया। इसने चंगेज खान को रजिस्ट किया, हराया नहीं, रजिस्ट किया, इंडिया में नहीं आने दिया। उसके साथ साथ इसने करेंसी लाई, टाका और जिताल। टाका कौन सी थी, टाका सिल्वर करेंसी या सिल्वर कॉइन्स थे। जितल कौन था, जितल बेसिकली कॉपर कॉइन्स थे। इसने चालीसा बनाया, जो कि टर्की स्लेव्स का एक 40 स्लेव्स का ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 1236 एडी। 1236 एडी में क्या हुआ, 1236 एडी में रजिया सुल्तान थ्रोन पे बैठी। बेसिकली रजिया सुल्तान जो थी वो पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी थी। इन्होंने अल्तुनिया, भटिंडा के अल्तुनिया, भटिंडा में एक शासक हुआ अल्तुनिया, उससे शादी करी। ठीक है, उसके बाद 1236 एडी से लेके 1240 एडी तक तो कौन रही, 1240 एडी तक तो रजिया रही। लेकिन फिर 1240 एडी से 1266 एडी तक, ये टाइम पीरियड जो था, ये चालीसा, जो कि चहलगनी के नाम से भी जाना जाता था, और इल्तुतमिश ने 1211 एडी में जिसको एस्टेब्लिश किया था, उसने डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स बनाए और अपना मेन पावर सोर्स रखा और अपने आप को मेन पावर सोर्स दिखाते हुए राज किया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे एंट्री होती है 1266 एडी में। किसकी, 1266 एडी में एंट्री होती है बलबन की। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, जिसको बनाया तो चहलगनी ने ही, मतलब चालीसा ने ही उसको किंग बनाया। लेकिन सबसे पहले जो इसने काम किया, इसने सबसे पहले चालीसा को ही एबॉलिश किया। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज बनाया। ये अपने आप को अफरासियात का डिसेंडेंट बताता था। इसने जीने इलाही का टाइटल लिया। उसके साथ साथ इसने दो
रिचुअल्स को भी स्टार्ट किया, पैबोज और सजदा। पैबोज क्या था कि किसिंग फीट, वहीं सजदा क्या था, सजदा था प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद इसने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को भी भारत में इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। और 1287 एडी में बलबन की डेथ हो जाती है और उसका रूल खत्म हो जाता है। फिर 1287 एडी से लेके 1287 एडी से लेके 1290 एडी तक दी वीक रूलर्स जो थे उन्होंने स्लेव डायनेस्टी पे राज किया, और स्लेव डायनेस्टी पे वीक रूलर्स ने राज किया, जिसकी वजह से 1290 एडी में हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है। थैंक यू। इस वीडियो में अब हम लोग स्लेव डायनेस्टी तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।